गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आजकल हम चौदहवां चैप्टर चालू कर रखा है आपने और बड़ा इजी लग रहा है आपको। परमाणु वाला चैप्टर है बेटा, एटम कहते हैं उसको। आज सर शानदार एक डेरिवेशन बताएंगे। आपने सुना हुआ है रेडबर्ग सूत्र की स्थापना, जो केमिस्ट्री में 11वीं क्लास में भी पढ़ा था आपने। तो आपने कहा सर क्या करेंगे, मैं एक प्रश्न लिखता हूँ बेटा, आराम से धीरे धीरे देखना, बड़ा अच्छा लगेगा ये। रेडबर्ग सूत्र की स्थापना धीरे धीरे देखना है आपको। ये देखो, रेडबर्ग सूत्र की स्थापना कीजिए, देखना है आपको सबको कि स्थापना कीजिए। ये आपका एक सवाल है ये। तो आपने कहा सर पहले आप हमें बता दीजिए कि रेडबर्ग सूत्र कौन सा होता है। बेटा अगर आपको याद है, हो सकता आप भूल गए हूँ, मैं इस फार्मूले की बात कर रहा हूँ। इसको कहते हैं रेडबर्ग सूत्र। केमिस्ट्री में भी पढ़ा करते हैं इसको, अच्छे से याद करना है आपको इस पीरियड में। ये देखो, चलो आप और हम मिलके प्रयास करेंगे। पहले सवाल को समझो, बार बार सवाल को देखो। बेटा हमें रेडबर्ग फार्मूले का डेरिवेशन करना है। वी वांट टू प्रूव द रेडबर्ग रिलेशन। रेडबर्ग फार्मूला हम निकालना चाहते हैं। यू आर रेडी? दिस फार्मूला इज कॉल्ड रेडबर्ग फार्मूला। तो आपने कहा सर कैसे निकालना चाहते हैं? बोर के अभिग्रहितों की सहायता से। आपको रेडबर्ग फार्मूला बोर के अभिग्रहितों की सहायता से ज्ञात करना है। तो देखो कैसे निकालते हैं, तो बताओ। तृतीय अभिग्रहित से, ये देखो बोर का एक अभिग्रहित सर यूज में ले रहे हैं। यस, ये देखो बोर के अभिग्रहित से, बोर के अभिग्रहित से, ये देखो किससे निकालना है आपको बच्चे? ये बोर के अभिग्रहित से। चले अपन धीरे धीरे, बड़े प्यार से देखना आप बस। तीसरा अभिग्रहित आपका क्या था? मैं लिखूं इसको Hν बराबर En2 माइनस En1। बेटे यही तो था, अरे यही था बोर का अभिग्रहित। कौन सा वाला? तीसरा वाला। आपने कहा सर पहले आपने इधर लिखा था En2, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? En2 माइनस En1 इज इक्वल टू Hν। दिस इज द थर्ड पोस्टुलेट्स ऑफ द बोर। ये बोर का कौन सा अभिग्रहित था? तीसरा। अब चलें अपन, दिस इज आवर गोल, ये अपना टारगेट है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए प्रयास करेंगे, अपन लोग मिलेंगे और इसको हम रफ कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि आपको आंसर दिखेगा ही नहीं फिर। अब बताओ, अब अपन ऐसा करें यहाँ बेटे, एक मिनट। NV कक्षा की ऊर्जा जो हम पढ़ा चुके हैं, आपको सर ने एक ये डेरिवेशन कराया था छोटा सा, जिसकी वैल्यू -13.6 लिखी थी। बेटे ये रिलेशन हमने देखा था कहीं। ये हाइड्रोजन परमाणु की NV कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र है। इसको इसमें फिट करना चाह रहे हैं सर। चलो आप भी मेरी हेल्प करो थोड़ी सी। माइनस R डैश, बेटे N2 है, वहाँ N है, तो यहाँ क्या लिखते हैं बताओ? सहमत है आप इससे? ये माइनस का सिंबल है, माइनस ब्रैकेट लगा दो, वापस लिखो R डैश अपॉन N1 स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। देखिए अब En1 En2, बेटा माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। प्लस वाले को पहले लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जानते हैं इसी कैलकुलेशन है सब। ये देखो कुछ भी चेंज नहीं किया सर ने। आपका देखने का नज़रिया है दोस्त, कुछ भी चेंज नहीं किया। अब आपने कहा सर यहाँ पे देखना भैया, यू नो वेरी वेल दिस रिलेशन C इज इक्वल टू क्या होता है? न्यू लैम्डा। न्यू को अपन फोटोन की आवृत्ति कहते हैं, प्रकाश की आवृत्ति भी कह देते हैं। C बराबर बेटा होता है न्यू लैम्डा। तो बताओ, अगर यहाँ मैं न्यू की वैल्यू लिखना चाहूँगा तो आप C अपॉन लैम्डा ही तो बोलेंगे ना। अरे न्यू बराबर लिखेंगे तो क्या बोलेंगे? C अपॉन लैम्डा। ये देखो बच्चे, SC डिवाइडेड बाई लैम्डा आ गया। यस, इसमें पूरे में क्या कॉमन आ रहा है? धीरे से देखना पड़ेगा आपको। देखो देखो देखो, R डैश, चलेंगे आगे जोर से। नीचे कौन आ गया? N1 स्क्वायर, माइनस का लगाओ 1 अपॉन N2 स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर फंडा, दिस इज योर प्रोसेस। ये देखो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। मैं मान लूँ
आपको इतना सा आ गया ये, यस। तीसरा विग्रहित लगाया आपने, इन दोनों की वैल्यूज़ को रखा, माइनस माइनस प्लस करके आगे लिख दिया उसको, आर डैश कॉमन ले लिया और कुछ भी नहीं करा, या न्यू की वैल्यू उधर से रख दी। मैं थोड़ा सा मिटाना चाहूँगा, आप इसको पहले गौर कर लें, देख लें, थोड़ा सा देख लें, यस। इसके बाद बेटा यहाँ पे आगे चलेंगे अपन थोड़ा सा, इसको ही देखते रहें आप। आपने कहा सर अब क्या कर दिया, मैं कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ। तो देखिए किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन किया सर ने, आर डैश अपॉन एस सी इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। फिनिश हो गया मामला बच्चे, बिल्कुल फिनिश हो गया। मैंने क्या किया, इस एस सी को आर डैश के नीचे रिमूव कर दिया, चला दिया, भेज दिया। तो बताओ ये बच गया। ये जो पूरा दिख रहा है आपको, ये वाला पूरा बेटा देखना देखना देखना, ये पूरा कांस्टेंट है बॉस। आर डैश को रिडवर्ग कांस्टेंट थोड़ी कहते हैं, आर डैश तो कांस्टेंट है। अब बताओ ये क्या बचा, क्या बचा, क्या बचा, केवल आर बचा बस। आर इंटू यहाँ आ गया 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, बस बस बस। अब बताओ यही तो आपको आंसर निकालना था। अरे यही आपका रेडवर्ग सूत्र, देखो ध्यान से कितना इजी है। जहाँ r एक स्थिरांक है, r एक स्थिरांक है जिसे रेडवर्ग स्थिरांक कहते हैं, और r को अपन यहाँ किसके इक्विवेलेंट मान के चल रहे हैं बताओ, आर डैश अपॉन एस सी के। कुल मिला के आपने आर डैश अपॉन एस सी को कैसे रिप्लेस कर दिया, आर से कर दिया। तो बेटा आर को अपन रेडवर्ग सूत्र कहते हैं, और आर की वैल्यू ये होती है ऐसे ऐसे। प्रैक्टिकल वैल्यूज आपको लर्न करनी धीरे धीरे। 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। आपने कहा सर वाई मीटर इनवर्स, क्यों लिखते हैं आप मीटर इनवर्स? बेटा इसलिए लिखते हैं 1 अपॉन लैम्डा, इसका मतलब हो गया 1/मीटर। तो मीटर इनवर्स हो गया कि नहीं हो गया? और 1/मीटर को क्या कहते हैं? मीटर इनवर्स कहते हैं। तो आप बताओ ये आर की प्रैक्टिकल वैल्यू है, आई कहाँ से? इसके इनके सारे मान रख दो तो ये प्रैक्टिकल वैल्यू ये आती है। तो दिस इज योर रेडवर्ग फार्मूला, यही आपका रेडवर्ग सूत्र है। तो आप प्रयास करें, थोड़ा जंपिंग करें, अच्छे से देख लें, तो बेटा रेडवर्ग फार्मूले को हम आराम से लर्न कर सकते हैं, आराम से अच्छे से लर्न कर सकते हैं, टफ नहीं है। अब आपने कहा सर और कोई लैंग्वेज है जिसमें आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। क्वेश्चन यूँ भी आ सकता है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए स्पेक्ट्रमी रेखाओं का तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो ये तरंगदैर्घ्य का सूत्र तो निकाला है आपने। अरे सूत्र काहे का है ये? तरंगदैर्घ्य का। हाइड्रोजन परमाणु के लिए स्पेक्ट्रमी रेखाओं का तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए, उसी का फार्मूला है। यस, तो आप इसको थोड़ा सा मेंटेन करें। तो मैं इसको रफ करना चाहूँगा रेडवर्ग सूत्र को, एक बार और आपको धीरे से फार्मूले को लिख के बताऊँगा। कितना बड़ा इम्पोर्टेंस होगा इसका, वो भी देखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स में। स्पेशली न्यूमेरिकल में इस फार्मूले का कितना बिग इम्पोर्टेंस है, उसके लिए वेट करेंगे आप थोड़ा सा। ये देखो सर ने वापस लिखा है, आप भी मेरे साथ साथ लर्न कर लो। ये रेडवर्ग फार्मूला है n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये देखो बेटे 1 अपॉन लैम्डा है ना, इसको हम तरंग संख्या भी कहते हैं। सर एक चीज़ और बता रहे हैं, आप गौर करें तो, ये देखो गौर करें तो ये लो ये लो ये लो। यस बेटा इसको न्यू बार से डिनोट कर देते हैं। ये देखो, तो इसका मतलब तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रम को तरंग संख्या भी कहते हैं। तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रम को तरंग संख्या भी कहते हैं। ऐसे भी लर्न कर लो। तो बताओ ये आगे हमारे पास न्यू बार इज इक्वल टू, धीरे से आर ब्रैकेट चालू करो, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये भी सूत्र याद होना चाहिए आपको।
ये भी रेडबर्ग फार्मूला ही है। तो आपने एक नई चीज़ नोट कर ली कि सर 1/r को हम किससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, न्यू वार से। क्या बोलते हैं आप इसको, न्यू वार। न्यू वार को सिंपल कहते हैं वेव नंबर और तरंग संख्या। तो आज हम इस पीरियड में अभी तक रेडबर्ग सूत्र से खेले हैं, मिले हैं। मैं अपेक्षा करता हूँ कि रेडबर्ग सूत्र आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल एब्सोल्युटली आ गया होगा। तो बेटा इसको मेंटेन करना, मैं अपेक्षा करूँ आपसे कि आप इसको एक ही बार में तैयार कर लोगे। आर की वैल्यू कहाँ से आती है ये साफ साफ दिख रहा है। धीरे धीरे इनको देखो आप, बिल्कुल देखते रहें आप। ये देखो रेडबर्ग सूत्र का क्या इंपॉर्टेंस होने वाला है, बड़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम थोड़ी देर में। यस, एक नए क्वेश्चन के साथ बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये देखो मैंने एक नया सवाल बोलूँगा बेटा, और उसमें पूरे में रेडबर्ग फार्मूला ही लगेगा, बड़े डिटेल में लगेगा। तो देखो मैंने क्या लिखा आपसे, रिलैक्स हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के, ये देखो हाइड्रोजन परमाणु की विभिन्न श्रेणियों को समझाइए। हाइड्रोजन परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की, बट एक वर्ड और ले लिया सर ने बीच में, आप कंफ्यूज नहीं हो तो, रेखीय स्पेक्ट्रम की, ये देखो रेखीय स्पेक्ट्रम बड़ा एक नया वर्ड आया है। आपने कहा सर क्या होता है ये स्पेक्ट्रम? बेटा सूर्य का स्पेक्ट्रम होता है, भगवान का सूर्य का वो सतत स्पेक्ट्रम होता है, क्योंकि उसमें 7 कलरों के रंग आते हैं श्वेत प्रकाश में। ऐसे ही हाइड्रोजन परमाणु के लिए रेखीय स्पेक्ट्रम का मतलब हो गया कि इसमें अलग अलग तरंग दैर्घ्य की बहुत सारी लाइनें बनेंगी, श्रेणियाँ बनेंगी, रेखाएं बनेंगी, इसलिए इसका नाम रेखीय स्पेक्ट्रम है, अलग अलग तरंग दैर्घ्य की। रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या कीजिए, ऐसा एक सवाल है आपके पास। आप और हम मिलके इसको सीखना चाहेंगे। इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल होते हैं, कंपटीशन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर सुने अपन, हाइड्रोजन परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या कीजिए। यस, हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या, इसका मतलब है कि हम बहुत सारी श्रेणियों की व्याख्या करना चाह रहे हैं। श्रेणी मीन्स रेखाओं की व्याख्या करना चाहते हैं। तो आपने कहा सर ये रेखा श्रेणी क्या चीज़ होता है? बट एक निर्वात नली में हाइड्रोजन गैस लेके अगर उस गैस में हम धारा प्रवाहित करें तो हमें बहुत सारी श्रेणियाँ और रेखाएं दिखाई देंगी। उनके नाम भी सीखने वाले हैं अपन, सुंदर सुंदर नाम। सबसे पहले नंबर 1 लिखा सर ने, और यहाँ पे लाइमन श्रेणी लिख दिया। बिल्कुल आप इजी है, बिल्कुल याद हो जाएगा साथ साथ, बट आप गौर करेंगे थोड़ा सा। देखो पहली वाली श्रेणी को मैंने लाइमन श्रेणी बोला, आप ऐसे ऐसे, यस लाइमन से नेम ऑफ साइंटिस्ट, लाइमन श्रेणी, सीरीज, लाइन भी बोल देते हैं, एक ही बात है। नाउ फिर सुनो मेरी बात बेटा, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या पूछ रहा है एग्जामिनर हाइड्रोजन परमाणु के लिए। तो अपन हाइड्रोजन परमाणु की विभिन्न श्रेणियों की व्याख्या कीजिए, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या कीजिए। एक ही शब्द है। अगर मैं ऐसे बोल दूं कि हाइड्रोजन परमाणु की विभिन्न श्रेणियों की व्याख्या कीजिए तो भी चलेगा। ये देखो, अगर इस सवाल को लैंग्वेज यूँ लिख दें, आप भी दोनों चीज़ों को स्टोर करो, बिल्कुल लैंग्वेज। हाइड्रोजन परमाणु की विभिन्न श्रेणियाँ, दो चीज़ सीख गए आप। हाइड्रोजन परमाणु की श्रेणियों की व्याख्या, रेखाओं की व्याख्या, बिल्कुल एक ही शब्द है ये। यस, हाइड्रोजन परमाणु की श्रेणियों की व्याख्या, ये सवाल है हमारे पास। हाइड्रोजन परमाणु की श्रेणियों की व्याख्या, ये देखो व्याख्या को इनको एक्सप्लेन करना, समझाना, इनके न्यूमेरिकल का टेक्निक सीखना है। चलो अब सीख लें अपन। अब आपने कहा सर बताओ क्या पढ़ाने वाले हैं आप? बेटा लाइमन सीरीज की बात कर रहे हैं अपन। किसकी? लाइमन की। तो बताओ, इधर पहले अपन रेडबर्ग सूत्र लिख लें एक बार। आपका दोस्त ये रहा रेडबर्ग सूत्र, रेडबर्ग फार्मूला। ये देखो
बेटा रेडबर्ग सूत्र ये होता है 1/λ इज इक्वल टू R 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये वाला, इसको खूबसूरती से हम लोग रेडबर्ग सूत्र कहते हैं, जो भी अपन ने 2 मिनट पहले डिराइव किया था। यस, तो बेटा मैं ये कह रहा था कि जैसा आपने कहा सर ये लाइमन श्रेणी क्या चीज़ होती है। बेटा लाइमन श्रेणी का मतलब होता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु में किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से, आप मेरी भाषा सुनना, किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में कूदता है, संक्रमण करता है, तो विभिन्न तरंगदैर्घ्य की श्रेणी या रेखाएं प्राप्त होती हैं। उसे क्या कहते हैं बताओ? लाइमन श्रेणी। कोई परिभाषा बुकों में नहीं लिखी होती, फिर भी सर बता रहे हैं, आप उसको गौर करो कि हाइड्रोजन परमाणु में कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊर्जा स्तर से कौन से में कूदता है पहले में, तो विभिन्न तरंगदैर्घ्य की रेखाएं या श्रेणियां प्राप्त होती हैं। उन्हें क्या कहते हैं बताओ? लाइमन श्रेणी। आपने 2 लैंग्वेज पे गौर किया। एक लैंग्वेज तो क्या था कि इलेक्ट्रॉन कूदता है तो वो केवल कौन सी में कूदता है? पहले में। बिल्कुल फीड कर लो। लाइमन के लिए हमेशा n1 की जगह आपको 1 ही रखना है, 2 के बारे में सोचना ही नहीं है कभी। तो n1 1 ही रहेगा लाइमन में। आपने कहा सर ठीक है हम लोग मैनेज करेंगे। और n2 की वैल्यू आपकी 2 से स्टार्ट होती है बच्चे, देखो 2 3 चलें चलें, कहाँ तक चलें बताओ? अनंत तक चलें। मेरा मतलब 2 3 4 कितनी भी चलते रहें अपन, वी आर नॉट राइटिंग हेयर। ये देखो अनंत मीन्स अंतिम पे आ गया अपन। बेटा अनंत को मतलब कौन सी रेखा होगी बताओ जल्दी? अंतिम रेखा। बस बस ये देखो, तो इसका मतलब हो गया कि रेडबर्ग सूत्र को इधर से हटा दें। चलो आपको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, ये लो ये लो। 2 के बाद सर ने 3 लिखा, फिर 4 लिख दिया, 5 लिख दिया। चलेंगे चलेंगे, कहाँ चले आप? अंतिम रेखा पे चले। तो अंतिम रेखा के लिए n2 का मान क्या हो गया? अनंत। बेटा इसको अंतिम रेखा कह दे, अंतिम श्रेणी कह दे, बात एक ही है। तो आज के बाद जिंदगी में कभी भी आप लाइमन श्रेणी के न्यूमेरिकल करेंगे तो बताओ, यहाँ पे यूँ लगा दूँ मैं, लाइमन को तरंगदैर्घ्य इज इक्वल टू, आप नहीं लगाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद फिक्स हो गया आपका कि n1 तो ज़िंदगी में आपको एक ही लिखना है, n2 कुछ भी हो सकता है। बेटा n2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। बस 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 रिलैक्स। ये आपका लाइमन श्रेणी का क्या हो गया बताओ जल्दी? तरंगदैर्घ्य हो गया। बोलो भैया, लाइमन श्रेणी का क्या हो गया बेटा? तरंगदैर्घ्य। अब आपने कहा सर ये इसका मतलब हो गया कि ये लाइमन की कौन सी रेखा को व्यक्त कर रहा है? पहली रेखा को। हाँ जी, ये पहली रेखा है। और बेटा पहली रेखा का तरंगदैर्घ्य जो होता है ना, वो मैक्सिमम होता है। यस, अभी कैलकुलेशन करेंगे तब पता चलेगा। पहली रेखा का तरंगदैर्घ्य मैक्सिमम तरंगदैर्घ्य होता है। और पहली रेखा का तरंगदैर्घ्य, ये देखो पहली रेखा का लैम्बडा यहाँ से निकलेगा आपका। अब बताओ पहली रेखा के लिए आप क्या करेंगे? n1 तो 1 ही रहेगा, n2 की जगह यहाँ क्या आ जाएगा? 2। दूसरी रेखा के लिए क्या करेंगे आप प्यार से बताओ? n2 3 हो जाएगा। ये तीसरी रेखा है, ये चौथी रेखा है, वो अंतिम रेखा है। जिंदगी में जब भी आप अंतिम रेखा निकालेंगे, आप मन में सोच लेना तरंगदैर्घ्य की वैल्यू क्या आएगी? मिनिमम। कब तरंगदैर्घ्य मैक्सिमम आएगा, कब मिनिमम आएगा, आपको भी सवाल बताएंगे तब पता चल जाएगा। तो आप लाइमन की इस तरह से स्टडी करें। एक चैप्टर हमारे पास 17वां होता है, उसमें होती है विद्युत चुंबकीय तरंगें। क्या होती है बेटा? विद्युत चुंबकीय तरंगें। तो आपने कहा सर क्या कहना चाह रहे हैं आप? बेटा उसमें जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, तो कौन से चैप्टर की बात कर रहे हैं? 17वें की। तो उसमें 7 भाग होते हैं, मैं नाम बोल के बताऊं। ये देखो रेडियो तरंग है, सूक्ष्म तरंग है, अवरक्त तरंग है, बड़े डिटेल में पढ़ेंगे उस चैप्टर को। तो
तो ऐसे कहा जाता है कि जो लाइमन श्रेणी होती है ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, वहाँ भी आ गया स्पेक्ट्रम। क्यों? क्योंकि 7 ऐसी तरंगें होती हैं जो अपन को दिखाई नहीं देती है। यस, और अपने ज़िंदगी में साथ साथ रहती है, रेडियो तरंगें, सूक्ष्म तरंगें। तो मैं ही कह रहा था कि सर ने एक शब्द लिखा है कि उसके अंदर पराबैंगनी तरंगें भी होती है बेटा। कौन सी? पराबैंगनी। तो ऐसे कहते हैं कि पराबैंगनी तरंगें होती हैं या पराबैंगनी क्षेत्र होता है, उसी के अंदर लाइमन श्रेणी पाई जाती है। इसका मतलब लाइमन श्रेणी के तरंगदैर्घ्य पराबैंगनी क्षेत्र या पराबैंगनी तरंग के तरंगदैर्घ्य को मैच करते हैं, उसके बराबर होते हैं। तो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइमन श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के कौन से क्षेत्र में होती है, तो आपका आंसर क्या हो गया बताओ? पराबैंगनी क्षेत्र। कौन सा बेटा? पराबैंगनी क्षेत्र। ओके, कौन सी श्रेणी की पढ़ाई करी आपने? लाइमन। अब मैं आपसे पूछूं लाइमन की चौथी रेखा के लिए न्यूमेरिकल करेंगे तो क्या करेंगे? तो आपने कहा सर एन बंद एक ही रहे, वो कभी चेंज नहीं होगा। चौथी रेखा के लिए N2 की जगह 5, पहली रेखा के लिए 2, अंतिम रेखा के लिए अनंत। सोचो, दिमाग लगाओ, कौन सी रेखा का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? लास्ट वाले का। मैक्सिमम कौन सी वाले का होता है? फर्स्ट वाले का। बिल्कुल, ये फंडा आपको टिप्स में जोर जोर से याद होना चाहिए। यस, फिर सुन लो, सभी श्रेणियों की परिभाषा याद नहीं करनी है आपको, लाइमन से प्यार कर लें बस केवल। तो लाइमन श्रेणी किसको बोलते हैं आप? जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु में किसी भी ऊर्जा स्तर से, किसी भी ऊर्जा स्तर से कौन से ऊर्जा स्तर में कूदता है? पहले में, किसी से पहले में कूदता है, तो विभिन्न तरंगदैर्घ्य व आवृत्ति की तरंगें प्राप्त होती हैं, रेखाएं प्राप्त होती हैं, श्रेणियाँ प्राप्त होती है। उनका नाम क्या हो गया बताओ? लाइमन श्रेणी। उन्हीं को क्या कह देते हैं बेटा? लाइमन श्रेणी। तो मैं अपेक्षा ये जरूर याद रखें, कौन से क्षेत्र में पाई जाती है लाइमन श्रेणी? पराबैंगनी में। इस तरह से 5 श्रेणियों को स्टडी करनी है। एग्जाम में ज़्यादातर शुरू की 3 पूछी जाती है। तो देखिए, लाइमन श्रेणी के बाद सर ने दूसरी श्रेणी का नाम दे दिया बामर श्रेणी। बेटे देखो, मैं इसी में सेट कर रहा हूँ। दूसरी श्रेणी का नाम क्या दे दिया? बामर। आपका भी तरीका है लर्न करने का, आपका समय बर्बाद नहीं होता है। ये देखो, मैं बामर श्रेणी की बात कर रहा हूँ। यस, BALMER, एल साइलेंट है, यहाँ पे भी है, बामर सीरीज। तो आपने कहा सर हम समझ गए। मैंने कहा क्या समझे आप? कि इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से कौन सी कक्षा में कूदेगा? दूसरे ऊर्जा स्तर में कूदेगा। तो बताओ, यहाँ पे सारे नंबर चेंज हो जाएंगे आपके ये वाले। बताओ यहाँ चालू कहाँ से करेंगे? 3 and 4 and 5 and 6। यस बॉस, बिल्कुल मामला सेट हो गया। यहाँ पे सर एक्सचेंज करेंगे, आप मुझे बताते जाओ। यहाँ पे भी कुछ चेंज करने वाले हैं हम, बताना बेटा। या L की जगह B लगा दे आप, लगाना चाहें तो। यहाँ पे केवल कौन आएगा बताओ? 2 आएगा। खेल खत्म हो गया बामर का। सीखो, बिल्कुल याद हो गया। N1 2 आ गया, N2 कुछ भी आगे वाला हो सकता है। आपको अगले पीरियड में सवाल भी बताएंगे किस तरह का आते हैं। कॉम्पिटिशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। तो ये भी आपने सीख लिया, बहुत अच्छे से सीख लिया। फिर चलेंगे अपन आगे। यस, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है। इसका मतलब बामर एक स्वीडिश टीचर था बेटा, एक छोटा सा अध्यापक था, एक शिक्षक था बामर। उसने सबसे पहले इन वेव को देखा था, मतलब इस श्रेणी की तरंगों को उसने देखा था। तो बोर्ड में ये सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है कि उस श्रेणी का नाम बताइए जो दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है। पहले वाली पराबैंगनी में थी, तो उस दृश्य क्षेत्र में पाई जाने वाली श्रेणी का नाम क्या हो गया बताओ? बामर श्रेणी। क्या हो गया बेटा? बामर श्रेणी। और कुछ चेंज नहीं करना आपको। पहली मैक्सिमम ही होगी, अंतिम आपकी मिनिमम ही होगी। या बामर श्रेणी से भी फ्री हो गए, बिल्कुल फ्री हो गए। यस, लाइमन बामर। बेटा तीसरे नंबर पर आ गए सर, बिल्कुल आप भी ऐसे सेट करें। यहाँ पे पासन सीरीज लिख दिया सर ने। यस, नंबर 3 पे आ गए अपन। आप कैसे चेंज करते जा रहे हैं, आपका तरीका घर पे लर्न करने का
आजकल का बच्चा बहुत क्रिएटिव होता है, ऐसे चैप्टरों को तो एक ही बार में लर्न कर लेता है। मैं पासन सीरीज पे आ गया, मैं क्या क्या चेंज कर रहा हूँ आपने देख लिया, बिल्कुल देखते जा रहे हैं आप, यहाँ गड़बड़ है। आपने कहा सर ये भी गलत है, इसको n किससे रिप्लेस कर दिया सर ने, 3 को। पहले n1 आपका 2 था, फिर 3 हो गया। अब इनके एक एक नंबर को आपको रेस्पेक्टिवली बढ़ाना बेटा। तो बताओ यहाँ पे कौन आ गया, 4, ये आपका 5 हो गया और आपका 6 हो गया, और आपको कोई मेहनत नहीं करनी। तो आपने हाइड्रोजन परमाणु की कौन सी श्रेणी से मिले अपन, ये पासन श्रेणी से, N1 3। इसका मतलब हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में कूदेगा, संक्रमण करेगा, ट्रांसफर होगा, उसमें जो ऊर्जा निकलेगी वो पासन श्रेणी है। तो 4 5 पहली वाली में, पहली रेखा के लिए क्या न्यूमेरिकल में कैसे करेंगे, N1 3 रहेगा इंटू 4, अंतिम का कोई चेंज नहीं किया, अंतिम मिनिमम होता है और पहला मैक्सिमम होता है। बेटा यहाँ पे एक नया शब्द लिख दिया सर ने कि यह श्रेणी अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती है। यस, ये देखो, इससे पहले वाली अपन ने बामर वाली दृश्य क्षेत्र में लिखी थी, और सबसे लाइमन वाली आपने लिखी थी पराबैंगनी क्षेत्र में। पासन के बाद ब्रैकेट और फंड आएंगे, वो सब भी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो आपके लिए 3 श्रेणियाँ शुरू की बड़ी महत्व रखती हैं, बहुत ज़्यादा। तो आप उनको अच्छे से लर्न करें तीनों श्रेणियों को। तो ये अपन पढ़ाई कर रहे थे हाइड्रोजन परमाणु की श्रेणियों की व्याख्या। आपको और नए पीरियड में मिलेंगे, तब भी श्रेणियों को एक बार रिपीट और करेंगे सारी को सर, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा टॉपिक है आपके लिए ये, स्पेशली न्यूमेरिकल्स के लिए भी। तो आप इनको गौर करें और अच्छे से नोट करते पढ़ते रहो। ओके, थैंक यू।